जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पाक्ष। जैसा कि आपको पता है कि कल्पाक्ष की तरफ से 300 दिन का हार्ड चैलेंज लिया गया है। इसके अलावा इसमें जो हम 100 क्वेश्चन करके आपको 8 सब्जेक्ट के पूरे 30,000 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इसी सीरीज में हमने काफ़ी लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं जो आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। आज जो हमारे 100 क्वेश्चन हैं वो सारे स्टैटिक जीके बेस्ड है, जिसमें नृत्य, इसके अलावा आपके मिसलेनियस टाइप के जितने भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम वो 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सिर्फ वन लाइनर टाइप्स के क्वेश्चन है जिसमें आपका सारे रिवीजन हो जाएगा और मैक्सिमम 1 से सवा घंटा लगेगा इन सब चीज़ों को करने में। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लेक्चर है हम जल्दी स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए सारी चीजें हम देखेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। यदि आप एग्जाम में देखें तो व्यक्तियों के नाम पूछे जाते हैं कि कौन सा व्यक्ति या प्रसिद्ध है नर्तक किस डांस से रिलेटेड है। कोई यदि वाद्य यंत्र बजाते हैं तो वो किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। इसी में नाम निकल कर आता है शिव कुमार शर्मा जी का। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें इस टाइप का माइंड में ना रखे कि आप कि जो पढ़ाया जा रहा है वो बेफिजूल या फिर इस टाइप का है कि एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। ये सारे प्रीवियस ईयर है, इसी में हमने क्वेश्चन निकाले। तो इसमें जो शिव कुमार शर्मा जी का नाम पूछा गया है कि किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, तो ये जो शिव कुमार जी है ये संतूर बजाते हैं, तो संतूर वादक है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए, ज्यादा जहां पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जरूरत रहेगी वहां पर हम एक्स्ट्रा भी करेंगे। इसके अलावा हम फटाफट जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर से देखते हुए चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि कोणार्क नृत्य कहाँ पे है। कोणार्क नृत्य की उत्सव की बात की जा रही है। आपको जानकारी होगी कि ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे हम भारत में ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जानते हैं, वहां पर ही एक नृत्य उत्सव होता है जिसका नाम कोणार्क नृत्य उत्सव है, जो ओडिशा राज्य में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म। एक बुक है, उस बुक का नाम पूछा गया है। तो इस बुक के जो लेखक है वो है सीताराम येचुरी जी, एनसीपी के नेता। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना से। ऐसा कोई सा वनडे एग्जाम नहीं है जिसमें आपको जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते। हर एग्जाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन जनगणना से मिलेंगे। तो इसमें जो पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। तो सबसे ज्यादा यदि आबादी वाला शहर की बात करें तो वो है मुंबई। सबसे ज्यादा यदि यहाँ पर पूछा है महानगरीय शहर, यदि पूछेंगे यदि कि सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो राज्य वो हो जाएगा यूपी। इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। जैसा कि हमने देखा है कि सारे नृत्य, आपके नाटक, उत्सव सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी में आपका नेक्स्ट निकल कर आता है नटंजलि उत्सव। तो नटंजलि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो वो है तमिलनाडु में। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जनसंख्या में, नेक्स्ट क्वेश्चन जनसंख्या जनगणना से आया है कि जनसंख्या में यदि प्रति पुरुष 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या को क्या कहा जाता है। तो यदि 1000 पुरुष और रेशियो बनाएंगे यदि महिला का, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो वो हम ऑप्शन में देखेंगे जन्म दर, लिंग अनुपात, साक्षरता दर और मृत्यु दर। तो इस रेशियो को बोलते हैं हम आपका लिंग अनुपात। इसके अलावा जन्म दर की बात करें तो जन्म दर जितने बच्चों ने जन्म लिया है, इसके अलावा कितने उसमें से जीवित रहे हैं, तो जन्म दर कहलाते हैं। साक्षरता दर और मृत्यु दर की बात भी हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे।
इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है? हमारे भारत के कई राज्य जो अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, उसमें से एक नाम निकल कर आता है राजस्थान राज्य का। राजस्थान में आपका जो बूंदी उत्सव है, बूंदी एक जिला भी है और उसी पे एक बूंदी उत्सव मनाया जाता है। तो इस ऑप्शन में से गुड़ी पड़वा, बोनालू, माथो, नारंग, इन चारों में से बूंदी उत्सव राजस्थान का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिसी से, ओडिशा नाम आपको पता होगा कि ओडिशा में यदि हम नृत्य की बात करें तो हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, 7 शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य में जिसमें ओडिशा में ओडिसी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कुचिपुड़ी। इसके अलावा तमिलनाडु, तमिलनाडु में आप देखते हैं भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, और केरला में मोहिनीअट्टम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने देख लिया शास्त्रीय नृत्य जो 4 राज्य में से 4 कौन कौन से, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम और ओडिसी। इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑस्कर से रिलेटेड। ऑस्कर में पूछा गया है कि भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला? यदि हम बात करें ऑस्कर की तो ऑस्कर में भारत के AR रहमान को 2009 में ऑस्कर मिल चुका है। इसके अलावा यदि हम बात करें पीछे 2023 में एक मूवी आई थी RRR, इसका एक सॉन्ग था नाटू नाटू, इसके लिए एम किरवानी जी को ऑस्कर मिल चुका है। तो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं कि भारत के किन किन व्यक्तियों को ऑस्कर मिल चुका। तो 2009 में AR रहमान जी को मिल चुका है और इसके अलावा आपका एम किरवानी जी को मिल चुका है जो लेटेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन है गिद्धा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो गिद्धा नृत्य शैली आपके पंजाब राज्य से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में 11वें नंबर का क्वेश्चन बीजिंग ओलंपिक से पूछा गया है। बीजिंग ओलंपिक 2008 तो कहां पर हुआ था? 2008 का ओलंपिक, या फिर इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? तो इसका जो आंसर है वो है विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग से रिलेटेड है। बॉक्सिंग में इन्होंने 2008 में कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? अभी हमने शास्त्रीय नृत्य की बात करी थी जिसमें असम में एक शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम है सत्रिया। सत्रिया को फेमस करने का जो मतलब फेमस करने के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए जिसे याद किया जाता है वो है शंकर देव जी। ठीक है, तो ये राज्य सत्रिया नृत्य हो गया आपका असम से। इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मंदिरों से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर है। इसके अलावा तमिलनाडु में ही बृहदेश्वर मंदिर भी स्थित है। तो दोनों का नाम यदि आप देखेंगे तो बृहदेश्वर मंदिर भी आपका तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशागंधी उत्सव। निशागंधी उत्सव की बात करेंगे भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो निशागंधी उत्सव मनाया जाता है भारत के केरल राज्य में। केरल राज्य में पोंगल का नाम भी सुना होगा, तो पोंगल उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? केरल में। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सुबह आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो पंजाबी सुबह आंदोलन में भारत के शिरोमणि अकाली दल ने नेतृत्व किया था। इसके पहले शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टियों से मिलकर एनडीए बनाया है, उस एनडीए अलायंस का हिस्सा था। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16, वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो वेटिंग फॉर ए वीजा BR अम्बेडकर जी की आत्मकथा है। भारत के संविधान के जनक माने जाने वाले
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो हम सभी व्यक्तियों के लिए या भारत के नागरिकों के साथ विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। इनकी आत्मकथा का नाम है वेटिंग फॉर ए वीजा। हम जब भी बात करते हैं वीजा की, तो वीजा हम किस चीज के लिए लेते हैं? किसी भी देश में प्रवेश करने के लिए। तो इन्होंने ये कि जो वीजा वर्ड का शब्द का यूज किया है वो है कि ऐसे स्थान पर प्रवेश करना जहां पर इन्हें दलित लोगों को बहुत समय से वंचित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में भारत के पड़ोसी देश से पूछा है कि भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का क्या नाम है? तो भारत की पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का नाम है थिम्पू। थिम्पू के अलावा भारत की जो एक और राज्य है बांग्लादेश, उसकी राजधानी है ढाका। इसके अलावा चाइना की बीजिंग, पाकिस्तान की इस्लामाबाद और नेपाल की काठमांडू। ये हमारे भारत के पड़ोसी देश है, इनकी राजधानी हमने देख ली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? यदि हमने लिंगानुपात की पहले बात करी है, जनगणना की बात करी है, जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें पूछा है कि लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात तो भारत के राज्य केरला में है। सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो वो है हरियाणा में। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। माधवी मुदगल जी से क्वेश्चन पूछा गया है कि माधवी मुदगल जी का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? शास्त्रीय नृत्य में ये भी पूछेंगे कि कौन से राज्य से है। उसके बाद शास्त्रीय नृत्य से ये भी पूछेंगे कि इनसे रिलेटेड जो भी व्यक्ति फेमस है उनके नाम बताइए। तो उसमें माधवी मुदगल जी जो है वो ओडिसी नृत्य से संबंधित है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है गोंचा महोत्सव मनाया जाता है भारत के किस राज्य में? भारत के किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? तो भारत के छत्तीसगढ़ में गोंचा महोत्सव बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। तो पूछा है कि किस राज्य में मनाया जाता है? तो भारत के तेलंगाना राज्य में आपका बोनालू उत्सव बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? तो ये मूल रूप से आपने ये सॉन्ग काफी सुना भी होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाता है लता मंगेशकर जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। हरिप्रसाद चौरसिया जी किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया जी की बात करेंगे तो ये बांसुरी बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे पंथी नृत्य पूछा है। पंथी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो पंथी नृत्य की बात करेंगे तो पंथी नृत्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, छत्तीसगढ़ में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। भारत के नर्तकियों में से कौन सा भारतीय इतिहास की पहली महिला? इसमें पूछा गया है जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। यदि हम बात करें कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा में से राज्यसभा में 12 लोगों का नॉमिनेशन होता है, जो राष्ट्रपति अलग अलग कला क्षेत्र से और विशेष विज्ञान क्षेत्र इनमें से 12 लोगों का चुनाव करते हैं। 12 लोगों में से जो फर्स्ट बार जो नॉमिनेशन महिला का हुआ था वो थे नरगिस दत्त। इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया वो है कि सबसे पहले भारत की ऐसी नर्तकी जिनको राज्यसभा के लिए नामित किया गया था, उनका नाम है रुक्मणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी अरुणडेल है जिन्हें राज्यसभा के लिए पहली बार नामित किया गया था। ये नर्तकी श्रेणी में आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 जनगणना से क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? तो भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य हमने देख लिया है, उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो है गोवा। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 चापचारकूट का संबंध पूछा गया कि चापचारकूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चापचारकूट जो उत्सव है वो आपके भारत के उत्तर पूर्वी जो 7 बहनें बोलते हैं हम जिस राज्यों को, उस राज्य के उन 7 में से मिजोरम है। मिजोरम में से बनाया जाता है उत्सव चापचारकूट। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? तो इसका आंसर, इसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, वो है अरुणाचल प्रदेश।
लेकिन इसमें अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, क्योंकि इन चारों में से जो 100 से कम जनसंख्या घनत्व रखता है वो है सिक्किम, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? भवई नृत्य की बात पूछा है, भवई नाट्य की बात पूछा है, तो भवई आपका गुजरात, नागालैंड, तमिलनाडु और कर्नाटक, इसमें से जो भवई जो नाट्य है ये आपका गुजरात के साथ साथ राजस्थान का भी है, लेकिन राजस्थान इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है कि गुरु विपिन सिंह जी किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो गुरु विपिन सिंह जी मणिपुरी नृत्य के लिए जाने जाते हैं, मणिपुरी नृत्य के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का पहला ओडिसी नृत्यांगना है जिन्हें सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो सबसे पहले पद्म विभूषण प्राप्त करने वाला ओडिशा के नर्तक पूछा है, तो इसमें इनका जो आंसर है वो है केलुचरण महापात्र जी। केलुचरण महापात्र जी पहले ऐसे ओडिसी नर्तक थे जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके बाद बात करेंगे इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, भारत के गीत पुस्तक का लेखक कौन है? तो भारत के गीत पुस्तक का लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, आपका सरोजनी नायडू, इसके अलावा श्यामला। इसमें से इसका जो आंसर है भारत के गीत वो है स्वर कोकिला नाम से जाने जाने वाली भारत की स्वर कोकिला के नाम से जाने जाने वाले तो लता मंगेशकर जी है। इसके अलावा इन्हीं पे इनका उपनाम भी स्वर कोकिला के हिसाब से रखा गया है, सरोजनी नायडू जी। इन्होंने इनका बुक का नाम है भारत के गीत, क्योंकि आपके भारत के गीत से आप पता चल सकता है कि ये भी संगीत से जुड़ी हुई है। इसके अलावा इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमें याद रखना है कि जब भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों की बात करी जाती है, उसमें यदि महिला अध्यक्षों की बात करी जाती है तो पहली महिला अध्यक्ष तो मदर टेरेसा थी, जिन्होंने 1917 के भारत के इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। इसके अलावा 1925 में सरोजनी नायडू जी भारत की पहली महिला भारतीय महिला थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है निम्नलिखित में से रामसर कन्वेंशन के बारे में सही कथन चुने। आपको पता है कि रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था। वहां पर एक कन्वेंशन किया गया था भारत के साथ साथ विश्व की सभी जो भी दलदली भूमि है उनके संरक्षण के लिए। इसी में बात करते हैं कि ये तो हो गया वेटलैंड का कन्वेंशन 1971 में स्थापित किया गया था, तो ये बात तो सही है कि 1971 में ईरान के रामसर शहर में। लेकिन इस जो कन्वेंशन हुआ था, जो संधि हुई थी या फिर इसे बोलते हैं हम समझौता हुआ था, ये समझौता पे सिग्नेचर करने के लिए भारत ने एग्री किया था 1 फरवरी 1982 को। तो इस कन्वेंशन पे भारत ने साइन किए थे 1 फरवरी 1982 को, तो इसके लिए दोनों कथन सही हो जाएंगे। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। यदि डेज की बात करें कि भारत एग्जाम्स में सभी डेज पूछे जाते हैं कि कौन सी तारीख पे कौन सा दिन पड़ता है, तो पृथ्वी दिवस की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 22 अप्रैल। इसके अलावा एक और दिन है जिसमें 22 मार्च जो जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में पहली रामसर साइट कौन सी थी। इसके पहले हमने बात करी है आपकी रामसर कन्वेंशन के बारे में। तो भारत में पहली रामसर साइट बनी थी वो थी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्लस चिल्का झील। ठीक है, तो दो वेटलैंड्स हमारी सबसे पहले बनी थी, चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो है राजस्थान में, और चिल्का झील की बात करें तो ये है ओडिशा में। ठीक है, ये एक चिल्का झील के पास में भितरकनिका नेशनल पार्क भी है, तो ये चीज भी आप याद रख सकते हैं। वेम्बानेट कोल वेटलैंड की बात करेंगे तो ये केरल में है। रेणुका वेटलैंड की बात करेंगे तो ये हरियाणा में है। ठीक है, इस टाइप से वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। न्यूरालिंक से क्वेश्चन पूछा गया है 36 नंबर का। पूछा है न्यूरालिंक क्या है। डायरेक्ट आपसे को सिर्फ ये बताना कि न्यूरालिंक क्या है। तो वो पूछ रहा है क्या एक ये संगठन है, क्या एक टेक्नोलॉजी है, या मस्तिष्क में प्रत्यारोपित होने वाला उपकरण है। तो ये तीनों हैं।
तीनों चीजों मतलब न्यूरालिंक अपने आप में एक संगठन भी है, एक तकनीक भी है और माइंड में फिट होने वाली एक चिप भी है। ठीक है, इसके बाद न्यूरालिंक का यदि आप बात करें कि इसके लिए सबसे फेमस बार बार न्यूज में हम नाम सुनते हैं एलन मस्क का, जो इस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं। जब ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट होगी तो उसके बारे में फिर हम उस टाइम पे भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। अब ये माइक्रोलिथ जो है सबसे पहले इंसानों द्वारा, पुराने इंसान जो प्राचीन इंसान है उनके द्वारा किया जाता था। तो ये पूछा गया है कि माइक्रोलिथ है क्या। तो यदि आप माइक्रोलिथ में इसका जो वर्ड है इसको यदि हम पकड़ेंगे या फिर रूट वर्ड है इसको देखेंगे तो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और लिथ का मतलब होते है चट्टान। चट्टान, चट्टान और सूक्ष्म चट्टान मतलब कि पत्थर, तो पत्थर से बने औजार, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, और पत्थर से बने औजार। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38। भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की लंबाई कितनी है। यदि हम बात करें समुद्र तट की लंबाई, मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। भारत में तटीय सीमा की बात करें तो इसमें जो एग्जैक्ट डेटा निकल के आता है वो है 7516.6। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर हमारी जो लक्षद्वीप सहित पूरी जो आपकी यदि हम मैप पे देखिए इस टाइप से मैप है आपका इंडिया का एग्जैक्ट, तो क्या बनेगा मुझसे, एक बार वो ट्राई करते हैं। इसमें इस टाइप से हम बना सकते हैं। यहाँ पे आपका गुजरात है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इस टाइप से चलेंगे और हमारा जो भारत का मुकुट है जम्मू एंड कश्मीर उस टाइप, उसको यहाँ से थोड़ा सा क्रिएट करके, और ये यहाँ पे हम मान सकते हैं 7 सिस्टर राज्य हैं। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे तो अंडमान निकोबार है, यहाँ पर आपकी लक्षद्वीप है। तो हमारी जो भारत की सीमा वो तो यहाँ से लेके यहाँ तक चलती है। इसके अलावा इसके आसपास भी तो हमारी भारत की सीमा है, तो ये समुद्री सीमा है। तो समुद्री सीमा इन तीनों को कैलकुलेट करने के बाद पूछा कि कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर की इसकी समुद्री सीमा है। नेक्स्ट चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो बिहार केसरी है वो है श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा जी बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें चारों ऑप्शन में जो नाम दिए गए हैं जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर जी और लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी का संबंध तो आपके पंजाब वाले रीजन से है, ठीक है। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद जी जिन्होंने चंपारण आंदोलन में भारत के महात्मा गांधी जी का सहयोग किया था और उन्हें इनवाइट भी किया था आंदोलन करने के लिए नील विद्रोह के विरोध में, नील विद्रोह के नाम से जानते हैं हम उन्हें, सॉरी चंपारण आंदोलन जो नील के खेती करने वाले किसान थे उनके मांगों को लेकर किया गया था। इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर जी 2024 में जितने भी 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया उसमें से एक नाम निकल कर आता है कर्पूरी ठाकुर जी का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें हमें याद रखना है ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। यदि बात करें हम कि भारत के संविधान की, तो भारत का संविधान का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था भारत की ब्रिटेन द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन के द्वारा। 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ। उस मिशन के कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत के संविधान सभा को चुना गया। संविधान सभा ने आपके भारत के संविधान का निर्माण किया। इसमें भारत के संविधान में बहुत अलग अलग देशों से हमने बहुत सारी चीजें एडॉप्ट की है। उसी में से जो कनाडा का पूछा है कि कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, तो कनाडा के संविधान से हमने लिया है सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। यदि परामर्शदायी क्षेत्राधिकार की बात करें तो आर्टिकल 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति यदि किसी भी कानूनी चीजों में यदि उनको संकट उत्पन्न होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजों से आपकी परामर्श ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 41 भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में है। तो यदि हम बात करें कि भारत में अनेक सूर्य मंदिर है, भारत में सूर्य मंदिरों की बात करें तो उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर, इसके अलावा मोढेरा का सूर्य मंदिर जो राज्य पड़ता है गुजरात में, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। तो ये मोढेरा जो सूर्य मंदिर है, सूर्य 24x7 मतलब 24 घंटे है और हफ्ते के 7 दिन सौर ऊर्जा से संचालित होता है। इसके बाद बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की।
42 में पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। तो भारत में यदि भारत की पृथ्वी के हिसाब से हम यदि देखें मानचित्र के हिसाब से, तो ये हम पृथ्वी मान सकते हैं। इसमें है 0 डिग्री इक्वेटर, नीचे है आपका 23 डिग्री 23.1/2 मतलब 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, इसे तो हम बोलते हैं मकर रेखा, इसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा और इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, इस 0 डिग्री में एक देशांतर भी आता है, 0 डिग्री देशांतर। तो हमारे जो भारत की स्थिति है वो लगभग यहाँ पर है। तो भारत की यदि जियोग्राफी में हम देखें भारत के मैप में, तो भारत है 0 डिग्री से ऊपर मतलब कि उत्तर में, और 0 डिग्री देशांतर में इस साइड। तो 0 डिग्री देशांतर के इस साइड तो उत्तर पूर्वी पृथ्वी के उत्तर पूर्वी भाग में भारत की स्थिति है। अभी 0 डिग्री जो है भारत के बीच में से मतलब सेंटर में से जाती है, जिसमें आपका जो गुजरात के साथ साथ थोड़ा सा पार्ट राजस्थान, आपका मध्य प्रदेश के अलावा आपका झारखंड, ओडिशा और त्रिपुरा से 23 डिग्री नॉर्थ मतलब कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें से पूछा है कि किस राज्य से गुजरती है। तो पंजाब से नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती और केरल से नहीं गुजरती, ये है छत्तीसगढ़ से। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा प्रदान करता है। तो शेयर बाजार की यदि बात करें तो भारत में 2 इंडेक्स काम करते हैं, एनएसई और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें जब कंपनियों के शेयरों का खरीद और बिक्री की जाती है और उसमें यदि कोई गड़बड़ी होती है तो गड़बड़ी को रोकने का जो काम करता है वो सेबी करता है। सेबी मतलब कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1992 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ, मतलब 1992 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका सेबी का, और 1988 में इसका एक्ट आया था शिवरमन कमेटी के सिफारिश पे। तो भारतीय विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड रेगुलेट करने का काम कौन करता है, सेबी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात है 44, क्वेश्चन नंबर 44। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने 2024 में लगातार 7 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो अभी तक तो 6 बार इंदौर अपने आप में स्वच्छता आंदोलन मतलब स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले नंबर पर आ रहा था, लेकिन 2024 में इंदौर के साथ साथ सूरत भी फर्स्ट नंबर पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंदौर। लेकिन आपको याद रखना है कि भारत में स्वच्छता सर्वेक्षण में फर्स्ट नंबर पे इंदौर और सूरत दोनों का नाम आता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात की खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो इसका आंसर है 1918 में। इसके बाद यदि खेड़ा की बात करेंगे 1917 में, आपका चंपारण की बात करेंगे 1918, 1919 में रोलेट एक्ट, 1920 आपका असहयोग आंदोलन, इन सभी में गांधी जी ने पार्टिसिपेशन किया था और नेतृत्व किया था। इसके अलावा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले व्यक्ति थे आपके जेम्स चैडविक। इसका आंसर तो हो गया जेम्स चैडविक। यदि याद करने की ट्रिक देखेंगे, थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है कि यदि हम ऐसे लिख देते पेन, सभी को पता होगा जीटीसी, ठीक है। तो पी से हो गया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का पूछा तो न्यूट्रॉन, सी से चैडविक, टी से थॉमसन और जी से गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, इसके अलावा न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करी थी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है कि बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें ये देखना है कि सही पूछा है, गलत पूछा है। तो सही पूछा है इन्होंने। इनमें पूछा गया है कि स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है, इनकी सामाजिक समस्या है क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और उन्हें पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिलता है। तो ये नॉर्मली रूप से तो ये बात सही है। इसके पीछे के बैकग्राउंड पे नहीं जाएंगे क्योंकि इसका अलग अलग तरीके से कोई भी कुछ भी मतलब अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन दे सकता है, लेकिन नॉर्मली रूप से ये बात सही है कि समस्याएं आती है किसानों और भारत में अधिकतर जंगलों में आदिवासी लोग विस्थापित होते हैं।
बात करेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट की, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है इनकी पर्यावरणीय समस्या है, क्योंकि इनसे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता तथा जैव विविधता की क्षति होती है। तो ये सभी चीज तो अपने आप में जुड़ी हुई है। यदि आप बांधों का निर्माण करेंगे, नदियों के ऊपर ये निर्माण करेंगे, तो पीछे का जो जल है वो फैलेगा। फैलने से क्या होगा कि वन नष्ट होंगे, वन के साथ साथ जैव विविधता नष्ट होगी, और वहां पर रहने वाले जो व्यक्ति आदिवासी है, किसान है, उनकी खेत तो डूब क्षेत्र में आ ही जाएंगे। इसके साथ साथ उनको विस्थापन का सामना भी करना पड़ेगा। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा है, भारत में सितार के उस्ताद, सितार माइस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है? तो सितार में हमने जिनको जानते हैं वो है पंडित रविशंकर जी। पंडित रविशंकर जी के अलावा महर्षि पतंजलि, जो पुष्यमित्र शुंग, प्राचीन इतिहास में बात करेंगे पुष्यमित्र शुंग टाइम के समय काल के ऋषि है पतंजलि जी, जिन्होंने भारत में योग दर्शन दिया। इसके अलावा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई से रिलेटेड है, शहनाई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मूनलाइटिंग के आरोपों के तहत 3000 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था? मूनलाइटिंग की बात करेंगे तो मूनलाइटिंग क्या होता है कि बड़ी बड़ी टेक सेक्टर की कंपनियां या बड़ी कंपनियों में जो भी व्यक्ति काम करते हैं उसमें, या किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो उनका जो जॉब टाइमिंग होता है उसके अलावा भी वो नाइट शिफ्ट करते हैं। नाइट शिफ्ट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं मूनलाइटिंग। तो उसके खिलाफ विप्रो कंपनी ने ऐसे 300 व्यक्तियों को बर्खास्त कर दिया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप दिन में यहाँ काम करते हो और रात में किसी और कंपनी में के लिए काम करते हैं, तो या तो आप इस कंपनी में रहिए या फिर फुल टाइम उस कंपनी में काम करिए। तो इस टाइम मतलब उस टाइम पे ये 2022 में मूनलाइटिंग शब्द चर्चा में आया था, उसी के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कंपनी ने ऐसा किया था। तो ये आंसर है इसका विप्रो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे 50। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित है? तो यदि हम बात करेंगे भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की, तो पंचवर्षीय योजना भारत जब देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद चर्चा होने लगी कि भारत की अर्थव्यवस्था को किस दिशा में अग्रसित करना चाहिए। उसमें भारत के जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने एक योजना आयोग का गठन किया। योजना आयोग का काम था योजनाएं बनाना, प्लान करना कि भारत की अर्थव्यवस्था को किस टाइप से काम करना है। तो फर्स्ट जो योजना स्टार्ट की गई 1951 से लेके 55 तक। उसमें जो फर्स्ट मॉडल था वो तो हेराल्ड डोमर मॉडल था। इसके बाद जो सेकेंड मॉडल था वो उस सेकेंड मॉडल का नाम था पीसी महालनोबिस मॉडल। तो इनके विचारों पर आधारित था। नेक्स्ट बात करेंगे 51, क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से कौन सा खाता वह खाता है जिसका रखरखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है? तो इसमें कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है इकोनॉमी का, इसमें हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इसका जो आंसर हो जाता है वो नोस्ट्रो अकाउंट होता है, जो विदेश में किसी भी भारतीय बैंक के द्वारा खोला गया अकाउंट होता है जिसके द्वारा लेन देन किया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया? तो ये बिल पेश किया गया था 2010 में। तो इसका आंसर तो हो गया 2010। इसके अलावा 2017 भी आपको याद रखना है कि 2017 में जीएसटी भी लाया गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके अलावा ये डायरेक्ट टैक्स की बात की गई है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। यदि बिस्मार्क की बात करें तो ये जर्मनी में व्यक्ति है बिस्मार्क, उनके नाम पर उनकी उपाधि भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई है। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत के बिस्मार्क कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो स्थित है भारत के राज्य गुजरात में केवड़िया एक जिला है, केवड़िया में, नर्मदा नदी के तट पर। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये कि नेल्सन मंडेला जी को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जैसे भारत में दासता को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन के खिलाफ
आपका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसी टाइम से रंग भेद खत्म करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था नेल्सन मंडेला जी। नेल्सन मंडेला जी ने उनके जो प्रयास किए गए रंग भेद को खत्म करने के लिए, उनके लिए उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति भी है जिन्हें भारत का भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है। 1999 में भारत का रत्न से भी सम्मानित किए जा चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे 55, क्वेश्चन नंबर 55 की। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया है? अब भारत की मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सबसे ज्यादा जो अमीर राज्य मतलब देश बात कर ले या पावरफुल देश की बात कर ले, तो उस देश में यदि कोई भी पहली महिला होती है तो वो चर्चा में आती है, इसके साथ साथ एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये तो है भारतवंशी कमला हैरिस जी, जिन्होंने उपराष्ट्रपति बनकर पहला मतलब इतिहास बनाया है। इसके बाद बात करेंगे भारत के परमाणु कार्यक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन की। तो पूछा गया है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, सीवी रमन, वेंकट रमन राधाकृष्णन। चारों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति है। यदि हम बात करेंगे परमाणु जनक, तो भारत के होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई इसरो के जनक मान सकते हैं। इसके अलावा जो सैटेलाइट अंतरिक्ष विज्ञान के जनक मान सकते हैं सीवी रमन जी, जिन्हें रमन इफेक्ट के लिए जाना जाता है। वेंकट रमन राधाकृष्णन जी, जिन्हें भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो चारों बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारे इंडिया की। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो भगवान बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन तो भर भर के एग्जाम में आए हुए हैं। यदि किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो भगवान बुद्ध से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि किस जगह पर मतलब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ? तो इसका आंसर है लुम्बिनी में। इसके अलावा धर्म चक्र परिवर्तन यदि पहली बार इन्होंने कहीं पे मतलब अपने उपदेश दिए तो वो है सारनाथ में। इसके अलावा जहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो है बोध गया में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? यदि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय पूछा है तो भारतवंशियों के लिए गर्व की बात है। इसके अलावा जो इसका आंसर है तक्षशिला, लेकिन अभी नालंदा का भी रिनोवेशन किया गया है। तो ये इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा। लेकिन भारत का पहला यदि पूछे कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तक्षशिला, जहां से आपके कौटिल्य जहां पर शिक्षक थे, वहां पे उस विश्वविद्यालय का नाम है तक्षशिला। कौटिल्य जी की बात करेंगे तो कौटिल्य जी आपको पता है कि सप्तांग सिद्धांत दिया है इन्होंने, राजनीति का सप्तांग सिद्धांत। इसके अलावा कौटिल्य का अर्थशास्त्र नामक हम बुक पढ़ते हैं, जो मौर्य साम्राज्य की सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स में से आती है। इसके अलावा जो बुक्स है का नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन ये मौर्य साम्राज्य की राजनीति के ऊपर ज्यादा प्रकाश डालती है। भारत के पहले सम्राट जो है चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गुरु हैं तो आपके कौटिल्य। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो इसका आंसर है सूरत में। भारत में पहली बार जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो पहला कारखाना इन्होंने सूरत में खोला था। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60, वेदों को सबसे पुराना वेद वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? तो वेद में सबसे पुराना वेद यदि बोलेंगे तो ऋग्वेद, ठीक है, सबसे प्राचीन वेद है जिसमें सारे मतलब 10 मंडल है। इसमें 10 मंडल, अलग अलग मंडलों में अलग अलग चीजें दे रखी है। इसके अलावा यदि अथर्ववेद की बात करेंगे, ये जो सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद है, ये तीनों तो इनको मिला के हम बात करते हैं, इनको बोलते हैं वेद त्रयी, 3 वेदों का समूह। लेकिन इसमें सब में अलग अलग चीजें भी इंपॉर्टेंट जान लेते हैं कि सोमवेद आपके संगीत से रिलेटेड है, यजुर्वेद यज्ञ और कर्मकांड से रिलेटेड है। इसके अलावा अथर्ववेद, तो अथर्ववेद है आपका जादू टोना और काला जादू के लिए। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क से हम बोलते हैं भाभा अनुसंधान, मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये है आपके ट्रोम्बे नामक स्थान मुंबई में। इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था। एक भारत में प्रोग्राम चलाया गया है मिसाइलों के डेवलपमेंट के लिए, और ये मिसाइलों का डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट चलाया गया था वो थे भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम जी। ठीक है, तो इनका जो वास्तुकार है वो है एपीजे अब्दुल कलाम जी। इस प्रोग्राम के तहत ये थोड़ी सी इस प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइल का निर्माण किया गया था, जिसमें पहली है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी, आपका अग्नि, जो आए दिन बहुत ज्यादा यदि चर्चा में रहने वाली 5 मिसाइलों में सबसे ज्यादा नाम आता है तो अग्नि मिसाइल का आता है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल में भी अग्नि मिसाइल का यूज किया जाता है। इसके अलावा अग्नि के अलावा है आपका त्रिशूल और नाग, इसको छोड़ देते हैं, यहां लिख देते हैं नाग और अस्त्र। ठीक है, तो ये 5 IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइल बनाई गई थी, जिनका नाम हमने लिख लिया। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे। तो यदि हम भारतीय सेना में बात करें तो एक मतलब काफी जाबाजों के नाम आते हैं, जिसमें से शेम मानेकशॉ, इन्हें हम 5 स्टार, भारत के 5 स्टार फर्स्ट रैंक फील्ड ऑफिसर थे ये। ठीक है, 5 स्टार रैंक फर्स्ट ऑफिसर है, जिन्हें हम बोलते हैं फील्ड मार्शल। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है एनसीआरबी का फुल फॉर्म पूछा है कि एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल क्राइम, राजधानी नहीं आएगा, मुद्रा नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगा, आपराधिक और अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। तो नेशनल क्राइम मतलब आपराधिक मतलब तो अपराधी होता है, और अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम पूछा है। तो भारत में आरोग्य मिशन, या फिर आप बात कर सकते हैं आयुष्मान भारत मिशन, जिसकी जो स्टार्ट हुआ था 2018 में रांची झारखंड से, उसकी जो क्रियान्वयन किया जाता है वो किया जाता है आपका NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितनी डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। तो ये है आपका, इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रशांत महासागर के संदर्भ में पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें हमको ध्यान रखना कि सही पूछा है या गलत पूछा है। तो सही नहीं पूछा है, प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसका आकार जो है वो अंडाकार ना होकर त्रिभुजाकार है, इस टाइप से इसका शेप बनता है। इसके अलावा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इससे घिरे हुए हैं, ये बात सही है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना ट्रेंच जिसकी बात करते हैं वो प्रशांत महासागर में स्थित है, ये भी सही है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ये भी सही है। इसके अलावा यदि इसका शेप पूछा है तो वो अंडाकार नहीं है, त्रिभुजाकार है। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा महासागर ये किसी की बात करते तो वो है आपका एस आकार का अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का आकार कौन सा है, एस आकार। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो भारत में यदि नदियों की बात करें तो नदियां आपकी पूर्ववर्ती भी है, पूर्ववर्ती भी है और पश्चिमवर्ती भी है, मतलब पश्चिम की तरफ बहने वाली और पूर्व की तरफ बहने वाली। पूर्व की तरफ बहने वाली सबसे बड़ी नदियों में से बात करेंगे तो जैसे गंगा हो गई, गोदावरी हो गई, आपकी महानदी हो गई, इसके अलावा कावेरी है, वो भी कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां क्या है, पूर्ववर्ती, मतलब पूर्व की साइड जाती है भारत के और आपके बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। लेकिन कुछ नदियां ऐसी है जो भारत के पश्चिम साइड अरब सागर की खाड़ी, अरब सागर में जाके गिरती है। उसमें से एक नाम हम देखते हैं, नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है। ठीक है, तो इसमें से पूछा है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो बंगाल की ये तो सारी अरब सागर में जाकर मिल रही है, तो इसका आंसर जो है माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये सभी तो आपकी अरब सागर में जाकर गिर रही है, और गोदावरी नदी जो है वो है बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है कि महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में है। यदि महानदी की बात करें तो महानदी
छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है और झारखंड होते हुए ओडिशा में प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका विस्तार यदि देखेंगे तो कर्नाटक में नहीं है, ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में। ठीक है, तो इन 3 राज्यों से बहने वाली नदी है महानदी। यदि महानदी पे बात करेंगे तो हीराकुंड डैम बना हुआ, हीराकुंड डैम बना है जो जिसकी लंबाई 25.4 किलोमीटर, मतलब कि भारत का सबसे लंबा बांध भी है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता। यदि मच्छर से काटने वाले जो रोग की बात करेंगे तो मलेरिया हो गया, आपका डेंगू हो गया, इसके अलावा फिलपाऊं हो गया, लेकिन हेपेटाइटिस आपका यकृत से जुड़ी हुई बीमारी है और ये आपके मच्छर के काटने से नहीं होती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71, चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है। तो चिकनगुनिया की यदि बात करेंगे तो हमने जब ये बात करी है कि एडिस है, मच्छर के काटने से तो एडिस है, बाकी सब तो मक्खियों के रिलेटेड है, मक्खियां है या फिर दूसरे अदर परजीवी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा एडिस, जो मच्छर के कारण होता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है। मानसरोवर पुस्तक का नाम पूछा किस लेखक ने लिखी है, तो इसका जो प्रेमचंद जी है, मुंशी प्रेमचंद जी, इन्होंने आपकी मानसरोवर पुस्तक लिखी है। इसके अलावा प्रेमचंद्र जी की महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में बात करेंगे तो एक तो नाम निकल कर आता है गोदान, तो गोदान भी लिखा गया है किनके द्वारा, प्रेमचंद्र जी के द्वारा। ठीक है, गोदान हो गया, बड़े घर की बेटी हो गया, ऐसे कुछ नाटक या वृत्तांत इन्होंने लिखे हैं। इसके बाद बात करेंगे पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी एक उपन्यास है जो व्यास सम्मान से सम्मानित एक व्यक्ति को मिला, मतलब एक व्यक्ति है जिन्होंने पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी नामक एक उपन्यास लिखा है। उस उपन्यास के लिए इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो इनका नाम है आपका शरद पगारे जी। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे हम। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के संविधान से रिलेटेड। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, वो हाईकोर्ट की रिट के बारे में पूछा है, उच्च न्यायालय मतलब कि हाईकोर्ट। तो यदि आपको पता है कि भारतीय संविधान में 2 प्रकार की रिट जारी करी जाती है, एक तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और एक हाईकोर्ट के द्वारा। हाईकोर्ट के द्वारा जो रिट जारी करी जाती है वो उसका आर्टिकल 226 में मेंशन किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की रिट के बारे में जानकारी दें तो आर्टिकल 32, ये आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा। इसमें 5 तरीके की रिट जारी की जा सकती है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है हाईकोर्ट के द्वारा कौन से आर्टिकल में लिखा गया है रिट जारी करना, तो वो है आर्टिकल 226, मतलब कि 226। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया था। पंथ निरपेक्षता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन कंट्री, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। तो इसमें से जो अलग अलग वर्ड्स है उसमें से पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और धर्म निरपेक्ष, ये 3 वर्ड आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे भारतीय संविधान में। 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। लघु संविधान भी हम इसे बोलते हैं क्योंकि भारतीय संविधान में इससे ज्यादा अभी तक कोई से भी संविधान संशोधन नहीं किए गए हैं एक ही बार में। तो 42वां संविधान संशोधन के बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई। तो यदि प्रस्तावना की बात करें हम तो प्रस्तावना तो भारत के संविधान की यूएसए से ली गई है। तो भारत के संविधान में 13 दिसंबर भारतीय संविधान सभा की जब बैठक हो रही थी तो 13 दिसंबर 1946 को आपके जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य का प्रस्ताव को ही जब शामिल कर लिया गया तो उससे ही आगे जाके नाम से प्रस्तावना, इसे संविधान की कुंजी भी कहते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है। बिग क्रंच, खगोल विज्ञान, कॉस्मोस और सुपरनोवा। तो इसकी बात करेंगे तो कॉस्मोस हम ब्रह्मांड के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, कॉस्मोस भी। इसके अलावा सुपरनोवा एक तरीके की प्रक्रिया है जिसमें सुपरनोवा विस्फोट का नाम आपने सुना होगा या पढ़ा होगा। तो सुपरनोवा विस्फोट, इसके अलावा बिग बैंग थ्योरी है, बिग क्रंच नहीं है वो। इसके बाद 78, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन तरीकों प्रक्रमों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो यदि हम बात करें कि विद्युत चुंबकीय तरंग है और ध्वनि तरंग है, तो दोनों तरंगों में जो ध्वनि तरंग है उनके लिए तो आपको माध्यम की आवश्यकता रहती है,
या तो ठोस हो, गैस हो या तरल हो। लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए आपके किसी भी तरीके की माध्यम की जरूरत नहीं रहती, जिसमें से एक एग्जाम्पल तो हम दे सकते हैं कि लाइट है, प्रकाश है, इसके लिए माध्यम की जरूरत नहीं रहती है, अब निर्वात में भी गमन कर सकती है। इसी तरीके से जो प्रक्रिया है उसमें विकिरण जो है, विकिरण के लिए आपको माध्यम की जरूरत नहीं रहती। बाकी चालन और संवहन दोनों के दोनों के लिए आपको माध्यम की जरूरत पड़ेगी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक। तो यदि भारत में शासकों की बात करें तो आपका प्राचीन इतिहास से लेकर हम आधुनिक इतिहास तक काफी शासकों की बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट महिला शासक की बात करेंगे तो महिला शासक में नाम आता है सल्तनत काल में। सल्तनत काल में रजिया सुल्तान का नाम आता है, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी जो रजिया सुल्तान, वो भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक थी। इसके अलावा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी क्या थी। तो भारत की ज्योग्राफी में देखेंगे, साउथ में 3 राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन तीनों राज्यों के आसपास 3 राज्य पहले संगम काल के नाम से जाने जाते थे प्राचीन इतिहास में, जिसमें चोल, चेरा और पंड्या। चोल, चेरा और पंड्या में से जो पंड्या थे उनकी जो राजधानी थी वो थी मदुरई, जो तमिलनाडु में रहती। तमिलनाडु वाले जो इलाका है उसमें कौन राज्य करता था, पांड्या। केरल वाले राज्यों में जो थे वो चेर, वो चोल है, जो केरल और तमिलनाडु का जो ऊपरी पार्ट है उसमें चोल रहते थे। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, पांड्यों की राजधानी के बाद हमने देख लिया कि निम्नलिखित में जब पल्लवों की राजधानी का नाम पूछा है कि तो पल्लवों की राजधानी का नाम क्या है, तो पल्लवों की राजधानी का नाम है कांचीपुरम। ठीक है। इसके बाद है आपका दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ मेहरौली स्तंभ का नाम, प्रसिद्ध स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था। तो यदि हम लौह स्तंभ की बात करेंगे तो दिल्ली में एक लौह स्तंभ है जिसका निर्माण गुप्त साम्राज्य के विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। उसे ही हम मेहरौली स्तंभ के नाम से जाना जाता है। यदि वास्तुकला या स्थापत्य कला या किसी भी तरह की कला की बात करें, या फिर हम बात करें कि जैसे लौह स्तंभ है, तो लौह स्तंभ यदि हम बोलते हैं धातु विज्ञान, तो धातु विज्ञान के बारे में गुप्त साम्राज्य आज से 1,500 साल के आसपास, 1,500 साल पहले धातु विज्ञान का इतना भरपूर नॉलेज था उन्हें कि आज तक उस लौह स्तंभ में जंग नहीं लगी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की संस्कृति और विरासत कितनी समृद्ध है। बात करेंगे 83 पे, क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो पठार पर्वत और सभी से क्वेश्चन आते हैं, उसमें सबसे ऊंचा पठार भारत का, विश्व का सबसे ऊंचा पठार बोलेंगे तो पामीर का पठार, जिसे हम तिब्बत का पठार भी बोलते हैं। हिमालय के उत्तर साइड में जो तिब्बत वाला रीजन है उसे हम बोलते हैं तिब्बत का पठार, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत के पठार में ये उपनाम दे दिया है कि विश्व का वो सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। इसका उपनाम क्या है, तो इसे हम विश्व की छत भी कहते हैं। भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें पूछा है कि भारत में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। इसमें कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी और नामचा बरवा। यदि हम इसमें थोड़ा सा ट्रिकी बनाना रहता क्वेश्चन तो माउंट एवरेस्ट का नाम दे देते। माउंट एवरेस्ट से हम सभी क्वेश्चन यदि ऑप्शन ए पे लगा देते, ऑप्शन ए पे माउंट एवरेस्ट लिख देते, तो हो सकता है कि 90% या 50% बच्चे माउंट एवरेस्ट को लगा देते। लेकिन माउंट एवरेस्ट भारत में स्थित नहीं है, ये नेपाल में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो इसमें भी भारत का सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपकी केटू गॉडविन ऑस्टिन है। इसके अलावा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा, लेकिन केटू गॉडविन ऑस्टिन इसमें नहीं दे रखी है चारों ऑप्शन में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। इसके अलावा नंगा पर्वत, नंदा देवी उत्तराखंड में। इसके अलावा नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85। 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन और बचे हमारे 100 क्वेश्चन में से। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है। तो तैरते द्वीपों की झील के बारे में बात करेंगे तो मणिपुर में लोकटक झील है। मणिपुर में लोकटक झील है जिसे हम तैरते द्वीपों की झील कहते हैं। इसके अलावा पुलिकट झील है। पुलिकट के अलावा पुलिकट तो केरल में है, चिल्का झील है आपकी, पुलिकट आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा चिल्का झील ओडिशा में और कोलेरू झील केरल में है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है भारत के पूर्वी तट के लिए एक क्षेत्रीय नाम क्या है, क्या नहीं है। क्षेत्रीय तट यदि हम तट की बात करेंगे इस टाइप से, पूर्वी और ये हो गया पूर्वी, ये हो गया पश्चिमी। पश्चिमी तट पे आपका
पश्चिमी तट पे आपका मालाबार केरल वाला रीजन है, कोंकण तट है गोवा और महाराष्ट्र वाला। इसके अलावा इस साइड बात करेंगे तो इसमें पूर्वी नहीं पूछा है, तो इसमें मालाबार जो है ये तो पश्चिमी साइड आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मालाबार। इसमें पूर्वी तट में कोरोमंडल, तमिलनाडु और उत्कल तट तीनों आते हैं, जहाँ पे ओडिशा वाला जो रीजन है वो है उत्कल तट, तो उत्कल तट, इसके अलावा तमिलनाडु, ठीक है, और कोरोमंडल। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं। तो जो वृक्ष पत्तियां गिराते हैं उन्हें हम बोलते हैं पर्णपाती वन। इसके अलावा यदि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 0 डिग्री से लेके ऊपर 5 डिग्री और नीचे 5 डिग्री तक उसमें बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वन। तो भारत जो ऊपर की साइड है तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, भारत में पाए जाने वाले वन कौन से? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उसमें से जो पत्तियां गिराते हैं, क्योंकि पर्ण मतलब पत्तियां और पाती मतलब गिरना, तो पर्णपाती वन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत में योद्धाओं के सैन्य प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में हुई थी। तो मार्शल आर्ट की बात करेंगे, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि प्रायद्वीपीय भारत में जो कलारे पट्टू है वो केरल वाले रीजन, केरल तमिलनाडु वाले रीजन में कलारे पट्टू है वो है आपकी मार्शल आर्ट की एक टेक्निक। इसके अलावा एक जो गतका है, गतका अपने आप में कहाँ का है? पंजाब वाले रीजन में, पंजाब में गतका है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो क्वेश्चन इसका आंसर है 1784। 1773 याद रखना है, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1784, पिट्स इंडिया एक्ट आया था, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा लिखा गया है? उपन्यास की बात करेंगे, इंपोर्टेंट उपन्यास आपको याद रखना है और उनके लेखक के नाम के बारे में आपको याद रखना है। उसमें से जो बंकिम चंद्र चटर्जी है, लेटेस्ट क्वेश्चन है इसके, अभी जो 2024 का एमपीपीएससी प्री का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था एज इट इज कि प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन भी चेंज नहीं किए, सेम ऑप्शन भी यही थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसने द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर है करीना कपूर, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई बुक है द प्रेगनेंसी बाइबल। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र ठोस यंत्र? यदि वाद्य यंत्र की बात करेंगे तो वाद्य यंत्र अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें एक आपका आता है सुशिर वाद्य, अवनद्य वाद्य, घन वाद्य, तत्वाद्य। तत्वाद्य मतलब कि तंतु, मतलब आप जैसे गिटार वगैरह बजाते तत्वाद्य। सुशिर वाद्य जिसमें फूंक देके कुछ चीज बजाई जाती है, जैसे बांसुरी हो गई, शहनाई हो गई। और घन वाद्य मतलब घन, यदि क्यूब की बात करेंगे, क्यूब यदि आपको हिंदी में तो घन और मैथ्स में हम पढ़ते हैं क्यूब, तो क्यूब क्या होता है कि ठोस होता है, खोखला भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, तो ठोस क्या होता है? घन वाद्य, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर डेविस कप से पूछा है 93 किस खेल से संबंधित है? तो आपका टेबल टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल और टेनिस। तो टेनिस की बात करेंगे हम कि टेनिस इंपॉर्टेंट खेल है, टेनिस में डेविस कप होता है, टेबल टेनिस, क्रिकेट और बास्केटबॉल। टेनिस से एक क्वेश्चन अभी लेटेस्ट करंट अफेयर से निकल कर आता है कि 4 इसमें टेनिस में ग्रैंड स्लैम होते हैं। ग्रैंड स्लैम में फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है। जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उन सभी को हम नाम जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन बोलते हैं उनको, ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, सेकेंड होता है आपका फ्रेंच ओपन, थर्ड होता है विंबलडन, और इसके अलावा यूएस ओपन, ठीक है। तो अभी तक जो ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और विंबलडन और यूएस हो चुके हैं। इसमें से जो लेटेस्ट हुआ है विंबलडन, इसका जो जीतने वाला व्यक्ति है वो है आपका स्पेन के कार्लोस अल्कराज, ठीक है। कार्लोस अल्कराज का नाम याद रखना आपको, कार्लोस अल्कराज। इन्होंने विंबलडन ओपन जीता है, और किसको हरा के जीता है? तो वो है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच की यदि बात करेंगे तो 24 टाइम जीत चुके हैं वो। आपके टेनिस के जितने भी ओपन कैटेगरी में जितने भी चारों हो चुके हैं, इन चारों को मिला के 24 बार जीत चुके हैं, और 24 बार जीतने के साथ वो विश्व के सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले व्यक्ति है। उन्हीं को हरा के इन्होंने क्या जीता है? स्पेन का कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन
ग्रैंड स्लैम, और ये दूसरी बार जीता है इन्होंने। ठीक है, तो इसके बाद इस चीज को याद रखें। बात है 94 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा है कि इसरो का पूरा नाम क्या है। तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इंडियन से देख लेंगे हम, भारतीय सभी दूर लिखा हुआ है। इसरो स्पेस मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यहाँ पर नहीं है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ तीनों पे लिखा हुआ है। रिसर्च मतलब अनुसंधान, तीनों पे लिखा हुआ है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। संगठन की बात करेंगे तो ये उसका आंसर हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो की थोड़ी सी कहानी हम जान लेते तो 1962 में एक कमेटी बनी थी, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसके प्रेरणा स्रोत जो थे भारत के विक्रम साराभाई, उनकी प्रेरणा स्रोत से भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में उन्नति के लिए एक समिति बनाई गई थी। इसी समिति का नाम चेंज करके 1965 में एक संगठन बना दिया गया जिसका नाम था इसरो। ठीक है, तो इसके बाद इस चीज को याद रखना है। इसरो द्वारा 1969 और 1969 के बाद 1975 में इन्होंने फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च करी थी। भारत की जो फर्स्ट सैटेलाइट थी, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट आर्यभट्ट, 1975 मतलब 6 साल बाद ही इन्होंने लॉन्च कर दी थी। नेक्स्ट बात करेंगे 95। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो से वापिस क्वेश्चन आया कि पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इसके पहले हमने जो चर्चा करी थी, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, अंतरिक्ष अनुसंधान समिति 1962, तो पहले ये इस नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 96। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था। तो आर्यभट्ट की हमने बात कर ली है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तु को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए यूज किया जाता है। तो मॉडेम, जॉयस्टिक और फ्लोपिकल और सर्वर। तो इसमें से जो जॉयस्टिक है वो आपका किसी भी पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, और मॉडेम तो आपने देखा होगा, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर में जिस मतलब जिस हार्डवेयर का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं हम मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 98 पे आएंगे, वेब पेजों के संदर्भ में एसईओ का क्या अर्थ है। तो फुल फॉर्म हमें बताना। एसईओ का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब यदि आप बात करेंगे किसी भी वेबसाइट की, गूगल पे हम सर्च करते हैं तो उसमें सारी वेबसाइटों की लिस्ट आ जाती है। उस लिस्ट को फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा और सेकेंड नंबर पे कौन आएगा वो डिसाइड करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो इस चीज को हम याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट है, इसका आंसर तो हो गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद है 99। कंप्यूटर से पूछा गया कि प्रोग्रामिंग में वायरस का क्या अर्थ है। तो वायरस का फुल फॉर्म पूछा है, तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस का वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा है तराइन के दूसरे युद्ध से। इसमें हम थोड़ी सी ज्यादा चर्चा करेंगे। तो 1192 में किसने हराया था, किसे हराया था। तो थोड़ी सी कहानी बात करते हैं हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में। इंडियन हिस्ट्री में 1991 और 1992 में दो तराइन के युद्ध के नाम की चर्चा आती है, जिसमें 1991 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। इसके अलावा 1992 में जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। जो पृथ्वीराज चौहान भारत की माने जाते हैं कि लास्ट हिंदू शासक थे। इसके बाद फिर 1993 या फिर आगे का जो टाइम था 1994 में चंदावर का युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। इसके बाद फिर सल्तनत काल स्टार्ट हो जाता है। तो भारत की जो लास्ट हिंदू शासक की हम बात करते तो वो निकल कर आता है किनका नाम, पृथ्वीराज चौहान जी का नाम। तो पृथ्वीराज चौहान, इन्हें पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही हमारे जो आज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने सारी चीजें वन बाय वन हमने सारी चीजें डिस्कस करी है जहां पर इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा हमने जहाँ पर सिर्फ वन लाइन फैक्ट के क्वेश्चन थे उसमें हमने आंसर देखते गए और आगे चलते गए। इसके बाद बात करेंगे हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है उसके बारे में भी। आप देख सकते हैं कि यूपीएससी एमपीपीएससी के द्वारा यूपीएससी एमपीपीएससी के लिए हम कोर्स रन करते हैं, जिसमें 2024 और 2025 के लिए हम फाउंडेशन बेस में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको यदि किसी भी टाइप की एग्जाम की तैयारी करनी है, एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग और एमपीपीएससी, तो इसके लिए आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें जो नंबर वगैरह है, इसका जो एड्रेस है उज्जैन में अबाउ
फ्यूचर विजन कॉलेज के चौथी मंजिल पर आप आ सकते हैं कल्पाक्ष पर। इसके अलावा आपको सभी जगह पे मोबाइल नंबर से है, मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।